शायद मैं वैसा बोल सकता हूँ कि आपको अपनी जो एक्सपेक्टेशन है बैड ब्लड शो से वो शायद थोड़ी सी बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि रेसल वोट्स का ऐसा कहना है भाई कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का यूजुअली रहता है ना कि 4 उनके बड़े शो होते हैं, 4-5, उसके अलावा बाकी शोज को वो थोड़ा सा बी ग्रेड टाइप करते हैं कि वहां पे कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं होनी। रेसल वोट्स ने ऐसा बोला है कि इस वाले शो में भी ऐसी चीजें होंगी जो कि मतलब कि इसको वो बैड ब्लड वाला, मतलब जो बड़े 4-5 पेपर व्यू जैसा है वैसा आपको कुछ इसका स्टेटस मान सकते हो कि उस लेवल पर बैड ब्लड में चीजें होने वाली हैं। और जब मैं ये चीज कंसिडर कर रहा हूं ये सोचते हुए कि ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक वाला मैच है, वहां पे हेल इन अ सेल वाला रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स साथ में टैग टीम मैच पे होंगे, तो फिर शायद वहां पे बहुत सारी चीजें कुक हो सकती हैं। बाकी सारी बातें मैं आपको चैनल पर बताते हैं कि क्या क्या अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज का थोड़ा सेटअप अलग है, तो बस ऐसे ही चलता रहता है कभी भी कुछ भी। और भाई आज क्या हुआ डायनामाइट के शो में, ग्रैंड स्लैम जो उनका स्पेशल एडिशन था, जॉन मॉक्सली को आज वही ट्रीटमेंट मिली जो कि उन्होंने कुछ सिमिलर करी थी ब्रायन डैनियल्सन के साथ। आज डार्बी एलिन से तो मैच जीत गए और इस मैच में ये होना था कि जो भी जीतेगा उसको ब्रायन डैनियल्सन के साथ उनकी चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा। और हमारे हिसाब से जो जॉन मॉक्सली हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी। मैच बहुत कमाल का था भाई, आप इसे जाके देख सकते हो। और आपको थोड़े उस टाइप के मार धाड़ वाले मैचेस ज्यादा पसंद है, कोई ऐसा सीक्वेंस वाइज नहीं था कि भाई एकदम टिपिकल चेन रेसलिंग जैसा। आपको पता है डार्बी एलिन और जॉन मॉक्सली का जो रेसलिंग स्टाइल है वो अलग है। मैच वो जीत गए, लेकिन इस बार मैच खत्म होने के बाद ब्रायन डैनियल्सन ने आके वो चोक किया मतलब जैसे कि उन्होंने उनकी सांसें रोक ली थी वो पन्नी डाल के। इस बार टाई के साथ आते हैं ब्रायन डैनियल्सन और उन्होंने वही थोड़ा बहुत जो टेस्ट है उनकी मेडिसिन का वो उनको दिया। इसके बाद एक फायरी प्रोमो भी कट किया ब्रायन डैनियल्सन ने। ऑब्वियसली मैच तो मिलना ही था। अब रेसल ड्रीम जो शो होने वाला है 12 अक्टूबर को, वहां पर मैच होगा AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जॉन मॉक्सली और ब्रायन डैनियल्सन के बीच में, यानी कि चैंपियनशिप पिक्चर में फाइनली ऑफिशियली जॉन मॉक्सली वापस भी आ गए। और ये बात ध्यान रखना भाई, आजकल ब्रायन डैनियल्सन के बारे में ये बात बहुत चलती है कि भाई अब वो रिटायर हो जाएंगे, तब वो रिटायर हो जाएंगे। स्वर्व के साथ जो उनका मैच था उसको लेके भी जो हाइप है जो लग रहा था वैसे ही, तो ऐसा सच में हो भी सकता है कि ना सिर्फ जॉन मॉक्सली चैंपियन बने बल्कि वो ब्रायन डैनियल्सन का करियर भी खत्म कर सकते हैं। तो ये देखते हैं अब किस तरीके से इसको आगे चलाते हैं। वैसे रेसल ड्रीम मैं बोलूंगा इतना भी बड़ा PL ही नहीं है, मतलब PP भी नहीं है AEW के हिसाब से, लेकिन भाई वो अनप्रेडिक्टेबल चीजें करने के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। और भाई आज तो MVP भी आ गए। सीन कुछ ऐसा होता है कि वो मतलब बॉबी लैशली नहीं आया सबसे पहले तो, लेकिन ऐसा लग रहा है उन्होंने जो पाथ है उसको क्रिएट कर दिया। आज जो है वो एक तरीके से बिजनेस वाला वर्ड भी उन्होंने ड्रॉप किया अपने प्रोमो के एंड में। नाना प्रिंस के साथ जो है वो बस बात ही कर रहे हैं और स्वर्व के साथ उनको कुछ अपनी डील करनी है, कुछ ऐसी स्टोरी दिखा रहे हैं। तो शायद ही लीड कर सकता है बॉबी लैशली वर्सेस स्वर्व के मैच की तरफ, जो कि अगेन बहुत बड़ा मैच होगा कि जितना नाम स्वर्व ने अपना AEW में बना लिया, तो ऐसा करके अपना कुछ कर रहे हैं। अभी इतनी कुछ क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में, धीरे धीरे ही चीजों को करेंगे। बट इसमें बॉबी लैशली ने एक अपनी मैसेज, एक अपडेट दी जहां पे लिखते हैं समटाइम्स थिंग्स एंड अप गोइंग रॉन्ग टू गेट यू राइट, और साथ में लिखते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, कि भैया चल रहा है अभी कुछ तो उनका। तो शायद यहाँ से लग तो ऐसा रहा है कि जो हिंट्स है सारे वो उसी डायरेक्शन में। अब देखते हैं ये क्या करते हैं नेक्स्ट। भाई ये चीज देख के जान के आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, बोलूं क्या, मैं आपको दिखाई देता हूं। ये ऑफिशियली WWE की तरफ से हमको पता चला है कि भाई रोमन रेंस, फुल टाइम रोमन रेंस इज बैक। यहाँ पे उनकी अपीयरेंसेस देख सकते हो स्मैकडाउन के लिए 11 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, उसके बाद 25 अक्टूबर, फिर यहाँ पे एक गैप है, लेकिन उसके बाद फिर से 8 नवंबर, 15 नवंबर और 22 नवंबर, ये सारे जो स्मैकडाउन के शोज हैं यहाँ पे रोमन रेंस अपीयरेंस करने वाले हैं। और भाई इस अपीयरेंस से ये बात भी कंफर्म होती है कि कुछ बहुत तगड़ी स्टोरी लाइन, एक नया चैप्टर रोमन रेंस के एज ट्राइबल चीफ, जो कि उनके बेफेस रन के साथ होगा, कुछ तो WWE शुरू कर रही है। क्योंकि जब रोमन रेंस इतना कंसिस्टेंट आ रहे हैं, इसका मतलब कि ऑलरेडी उन कुछ हफ्तों की प्लानिंग अभी से या तो होनी शुरू हो चुकी होगी या फिर वो पेपर्स के ऊपर आ चुकी है। तो एक और सिनेमा जो WWE का वर्ड है बहुत पॉपुलर, ये आपको फिर से देखेगा। एंड ऑब्वियसली रोमन रेंस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व है, तो वो तो वैसे भी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने ही वाली है। एलेक्सा ब्लिस के बारे में बता देता हूँ भाई, थोड़ी सी सैड न्यूज है। ऐसा लग रहा था आजकल, मैं ही बता रहा था आपको कि भाई एलेक्सा ब्लिस के टीजर्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन एलेक्सा ब्लिस के बारे में PW इनसाइडर तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि WWE अब इस चीज में जल्दी ना करे, और ऐसा भी हो सकता है कि या तो इस साल के एंड तक या फिर अगले साल शुरुआत में एलेक्सा ब्लिस है। तो इस हिसाब से अभी 3-4 महीने ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब इतना कुछ WWE पुश नहीं करे उनको स्टोरी लाइन में लाने के लिए। तरीके बहुत है, मैंने आपको बताया था, जैसे वाइट 6 वाली स्टोरी लाइन में वो आ सकती है। मैं तो प्रेफर करूंगा विमेंस डिवीजन में, बट अभी उनका इतने जल्दी आने को सीन लग नहीं रहा। एक बहुत ही सैड, बैड, अनफॉर्चुनेट, जो भी आपको बोलना हो, ये AJ स्टाइल्स से रिलेटेड है। तो रेसल वोट्स जिनको
सबसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है आजकल, उन्होंने ये बोला कि जो एजे स्टाइल्स का करियर है अब वो खत्म होने की तरफ जा रहा है, यानी डब्ल्यूडब्ल्यू शायद कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट उनके लिए सोच भी नहीं रही है। और इसके साथ साथ ये भी पता चला कि एजे स्टाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म भी होने वाला है, या मतलब इस साल के एंड तक, अगले साल की स्टार्टिंग तक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक्सपायर हो जाएगा एजे स्टाइल्स का। तो मतलब मेरे को तो ट्रिपल एच को देख के ये मेरा बहुत बड़ा भाई वो है, मैं बोल ही रहा हूँ बहुत टाइम से कि यार जो बंदा ऑलरेडी बना हुआ है, अब हर बार तुम ये थोड़ी कह दोगे यार कि यार वो बंदा है उसका भी करियर इतना हो चुका, वैसे मैं देख रहा था लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक फाइनल रन, एक बढ़िया वाला रन तो जॉन सीना भी देने आ रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ एजे स्टाइल्स के साथ भी होना चाहिए। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू वो चीज करेगी या फिर नहीं, बट अब होप्स इतनी ज्यादा कुछ हाई लग नहीं रही मुझे एजे स्टाइल्स को देख के, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि यार इस बंदे के साथ तो होना चाहिए कुछ। ड्रू मैकिंटायर का सोशल मीडिया पे ट्रोल वगैरह करना रुकता नहीं है, और इस बार तो उन्होंने लैरी को यानी सीएम पंक के डॉग को भी नहीं छोड़ा। वो वीडियो तो मैंने आपको कल दिखाई थी कि हर कुत्ते का दिन आता है वाली चीज, तो यहाँ पे भाई हिसाब किताब ऐसा है कि उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी एक डॉग की जो कि बिना अपने मालिक के है, और बस वो जो है सड़कों पे ही अपना जो टाइम है वो बिता रहा है। इसका मतलब कि ड्रू मैकिंटायर ये कहना चाह रहे हैं कि सीएम पंक है उसको तो मैं इतना बुरा मारूंगा कि उसके बाद उसका वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, तो जो लैरी है उसको देखभाल करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं बचने वाला। यार पता नहीं ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक क्या ही करने वाले हैं साल साल मैच में। बहुत ज्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन है इस मैच से, उम्मीद भी है डिलीवर करेगा, क्योंकि इनको ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक स्पॉट्स करेंगे तभी होगा। इनकी स्टोरी टेलिंग रिंग में इतनी कमाल की होती है कि मैच का मजा वहीं से आ जाता है। हाँ जी भैया, तो आज हम उस डेट में जी रहे हैं जब विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स के ऊपर आ चुकी है। और इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ भी आपको बताऊं, अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि मैं नेटफ्लिक्स पर जो विंस की डॉक्यूमेंट्री आई है उस पर बनाऊं, तो भाई मुझे 15,000 से तो ऊपर ही लाइक्स चाहिए। अगर 20,000 के आसपास मुझे दिखते भाई मैं तभी बनाऊंगा इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में। तो भाई अब मैं इसको इसीलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि भाई वो 6 घंटे का कंटेंट है और उस पर बहुत ज़्यादा जो है दिमाग घूमेगा। लेकिन मैं आपको एक दो चीज़ बताया था जो कि आपको थोड़ा सा बता दें कि हाँ भैया इस डॉक्यूमेंट्री से ये है। सबसे पहले तो विंस मैकमैन के कैरेक्टर के बारे में कुछ ऐसा दिखाया है जो जनरल ग्रांट मतलब जिनके रिलेटेड ये सारा केस ही चल रहा है, उनकी तरफ से जो उनके लॉयर है उन्होंने बोला है कि यार ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो उतना भी ज़्यादा विंस मैकमैन के बेकार कैरेक्टर को नहीं दिखाती है। इस डॉक्यूमेंट्री से पता है क्या बात पता चली, विंस ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि अंडरटेकर को कंकशन नहीं हुआ था। मैंने आपको कई बार बताया कि रेसलमेनिया में जब स्ट्रीक टूटी थी तो अंडरटेकर को उसकी कोई मेमोरी ही नहीं है, लेकिन विंस के अकॉर्डिंग वो एक साइकोलॉजिकल शॉक है कि भाई इसीलिए अंडरटेकर की स्ट्रीक टूट रही थी, इसलिए उसका दिमाग फिरा था। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसे कंकशन हुआ था। भाई पता नहीं इतनी लेजेंडरी चीज के बारे में, इतने बड़े नाम के बारे में ऐसी स्टेटमेंट, ये तो यही हो गया भाई, तुम उसी बंदे की बोली हुई बात पे कैसे सवाल उठा सकते हो। तो सोचो विंस मैकमैन अंडरटेकर के सगे नहीं हो रहे इन मामले में, तो फिर वो किसके सगे होंगे। बाकी शेन मैकमैन, बहुत सारे अलग अलग लोगों का भी इंटरव्यू है, वो इमोशनल मूवमेंट के बारे में भी शेन मैकमैन बोलते हैं भाई कि मेरे को ऐसा लगता है कि अपने डैड विंस की रिस्पेक्ट मैंने तब अर्न करी जब वो रेसलमेनिया 32 में स्पॉट करके वो बैक स्टेज जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने कर दी, ऊपर से जो उन्होंने जंप मार ली थी। तो बहुत सारी चीज़ें, बट अगेन अगर मुझे लाइक्स मिले जितने मुझे चाहिए उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा। देखो भाई अब आपके ऊपर है, वीडियो देखने तो फिर लाइक वाइक कर सकते हो। ब्रॉन ब्रेकर के क्या हालात हैं उसके ऊपर भी आ जाते हैं थोड़ा सा। भाई बंदा तो अपना जो है जिम में मार रहा बढ़िया अच्छे तरीके से, लिखा हुआ है रिचार्ज, रीफोकस एंड ईट। तो ब्रॉन ब्रेकर को अभी देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है कि शायद जो ब्रॉन ब्रेकर है उनका एक बेफेस टर्न भी डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है। इस पॉइंट पे मुझे पता नहीं, वो कमेंट तो नहीं कर सकता मैं कि अच्छा होगा फिर कैसे, लेकिन मेरे हिसाब से तो ब्रॉन ब्रेकर को चैंपियनशिप के लिए रेन मून का लंबा रखना चाहिए था, तो वो भी नहीं हुआ। आप देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे फिगर आउट करती है इस चीज को, ब्रॉन ब्रेकर की सिचुएशन को। और बाकी आप पॉडकास्ट वो जरूर सुन लेना जे उसो के ऊपर, उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का लिंक होगी ब्रॉन ब्रेकर से भी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। रोमन रेंस का आगे रोड मैप, डब्ल्यूडब्ल्यू की जर्नी, रेसलमेनिया तक कहानी कुछ कैसे चलने वाली है। पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखा था, कुछ इंटरेस्टिंग मुझे लगा तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूं। इन भाई साहब का कहना है, और काफी कुछ बातें बहुत अच्छी भी कहनी है यहाँ पे, कि बैड ब्लड में ऑब्वियसली जो हमको मैच पता है क्राउन जूल में रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नजर में अभी मैच रेसलमेनिया लायक नहीं है। उसके बाद सर्वाइवर सीरीज में ऑब्वियसली वॉर गेम्स की तरफ ही लगता है कि एक ही ओनली डायरेक्शन है जो डब्ल्यूडब्ल्यू को करना भी चाहिए। एंड देन सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो होने वाला है उसमें रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। अब इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू इसको शायद और बड़े लेवल पे जाके बुक करे, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है कि क्या ये सही प्लान भी है क्या उस वाले शो के लिए जहां पे लोग भी भाई 10,000 के आसपास है, वहां पे रोमन और कोडी करेंगे। बट फिर शायद मैच ऑलरेडी 2 बार रेसलमेनिया में हो चुका है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू का देखने का तरीका इसको कुछ और हो सकता है। उसके बाद फिर रॉयल रंबल के अंदर एंटर करेंगे वो, लेकिन जेकब फाटू उनको एलिमिनेट कर देंगे, जो कि लीड करेगा एलिमिनेशन चेंबर के रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू के मैच की तरफ। और उसके बाद रेसलमेनिया में रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। तो ये आपको डायरेक्शन कैसी लग रही है? कुछ कुछ बातें मुझे बहुत सही लगी, कुछ कुछ बातें लग रही है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, जैसे रोमन और मतलब इतने सारे इसी शॉर्ट पीरियड में क्या सब कुछ ही हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू आपको पता है ब्लड लाइन की रोमन रेंस की स्टोरी को बहुत धीरे धीरे करती है। तो रेसलमेनिया
अगली वाली नहीं, रेसलमेनिया 42 तक भी वो रोमन रेंस और रॉक को खींच सकते हैं मुझे लगता है, और उसके बाद भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सारी फिल करेंगे अगर बीच में। तो ये है कि भाई एक साथ ही सारा मजा चाहिए, तो ये भी एक अच्छी डायरेक्शन है, बट शायद WWE हाथ थोड़ा सा इन चीज़ों में हल्का ही रखती है, फिर धीरे धीरे चलता है। जाते जाते आपको टामा टोंगा कि ये है कि साथ छोड़ जाता हूँ मैं, जो वो करते रहते हैं भाई। इस बार तो उन्होंने GIF ही पोस्ट कर दी है यहाँ पे, और ये बस क्या, बस कुछ नहीं है यहाँ पे, बस मजे लो जिंदगी के। और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे मैंने बोला। तब तक जिंदगी के मजे लेते रहो, वरना जिंदगी फिर आपसे मजे ले लेगी।